कंधार है और यहाँ से जो सीमा है वो पाकिस्तान की है। यहाँ पाकिस्तान का यहाँ पेशावर है, यहाँ पाकिस्तान का लाहौर है, यहाँ दीपाल, यही आसपास दीपालपुर है, और यहाँ आपका ये क्या कहते हैं, ये घेरा, और ये यहाँ पे बागडोर भी है, ये यहीं पे है। ये हमने इसलिए मैप बनाया कि इंडिया में मत आइए, ये देखिए कि ये समरकंद है, ये अफगानिस्तान है, ये तो यहाँ से तैमूर भारत के लिए आया था और भारत दिल्ली तक आ गया था, 15 दिन तक रुका था, वापस चला गया था। तो तैमूर का वंशज था बाबर, तैमूर का, लेकिन अपने माँ की तरफ से वो चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां किसके काल में आया था? इल्तुतमिश आया नहीं था, मतलब उसने आक्रमण करने का यहाँ तक आया था। ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है, सिंधु नदी कश्मीर से निकलती है और ये पाकिस्तान में ऐसे बहती है, पेशावर ये, और ऐसे कहाँ भी जाती है, अरब सागर। ये सिंधु यहाँ तक आया था चंगेज खां, मतलब वो भारत में लेकिन आ नहीं पाया था चंगेज खां। सिकंदर तो सिंधु नदी पार कर लिया था, सिकंदर कहाँ तक आया था? व्यास नदी। तो इसका मतलब वो था ये यहाँ तक आ गया था, व्यास नदी यहाँ तक आ गया था। कौन? सिकंदर। वो यहाँ से नहीं पार, चंगेज, ये भी देखिए कभी कभी नदी को लेके भी क्वेश्चन पूछते हैं। चंगेज खां सिंध नदी को पार नहीं करता, यानी सिंध के तट तक आ जाता है। तो इसी चंगेज खां का वंशज था, यानी उसकी माँ थी, माँ की तरफ से चंगेज खां का वंशज था और पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था। जब बाबर का जन्म हुआ था तो बाबर उस समय यहाँ हरगना ये इस समय अफगानिस्तान में, यहाँ पे उसका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद 11 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर, फरगना की गद्दी पर बैठा था। 11 वर्ष की अवस्था में, किताबों में आपको 12 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन आयोग ने 11 वर्ष को सही माना है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि किताबों में अलग अलग चीज़ें मिलती भी है, लेकिन आयोग के जो उत्तर दिया है उन्होंने बताया, मतलब उत्तर में 11 वर्ष। तो फरगना का शासक ये बना था, लेकिन इस समय जो समरकंद था ये उज्बेकिस्तान यानी उज्बेकों के कब्जे में था। इसलिए बाबर ये चाहता था कि जो तैमूर यानी जो उसके वंशज की जो राजधानी थी वो समरकंद को जीतना चाहता था। इसलिए बाबर का दो इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो भारत पर आक्रमण के पहले का इतिहास, आक्रमण के पहले का, एक तो भारत पर आक्रमण का इतिहास, एक दो है। भारत पर आक्रमण के पहले का जो इतिहास है उसमें बाबर इसी उसका इतिहास यहाँ काबुल, यहीं से वो सोचता है कि हम समरकंद पर कब्जा कर लें। यहाँ इसके लिए वो समरकंद पर 2 बार आक्रमण करता है। समरकंद पर 2 बार आक्रमण भी करता है, 1494 में और 1497 में। 2 बार, दूसरी बार उसको सफलता मिल जाती है, वो समरकंद पर आक्रमण कर लेता है, यानी अधिकार कर लेता है। 1497 में समरकंद पर बाबर का अधिकार हो जाता है। समरकंद 1497 1497 ईस्वी पे समरकंद पर बाबर का अधिकार हो जाता है। लेकिन अब देखिए, जब वो समरकंद पर अधिकार करता है तो फरगना पर विद्रोह हो जाता है, जहां वो पहले का शासक रहता है, यानी फरगना की गद्दी, फरगना पे वो क्या कहते हैं, विद्रोह हो जाता है। तो समरकंद को छोड़कर वो फरगना चला आता है, यानी समरकंद को वो सोचता है कि अब समरकंद पे तो हम अधिकार कर लिए हैं, तो वो आता है, कहाँ पे आता है, फरगना पर आता है। जब फरगना पर आता है
तो फरगना पर आने के बाद समरकंद से उसका अधिकार छूट जाता है, यानी वो समरकंद के लिए फरगना क्या कहते हैं त्यागता है, और फरगना के लिए समरकंद छूट जाता है, यानी दोनों चीज उसके हाथ से चली जाती है। ना वो समरकंद पे अधिकार कर पाता है और ना फरगना पर, दोनों तरफ से अधिकार उसका छूट जाता है। तो अंत में वो निराश होता है और घुमक्कड़ के घूमते घूमते वो जाता है यहाँ काबुल, फरगना के बाद काबुल पर उसके चाचा का शासन रहता है, लेकिन उसके चाचा की हत्या करके कुछ लोग काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। 1504 ईस्वी में किसी तरीके से बाबर काबुल पर अधिकार करता है। 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर अधिकार करता है। पहली बार काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह या बादशाह। ये इसकी उपाधि नहीं थी। बाबर का जो वंश था वो पहले ये लोग मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। तो मिर्जा के बदले में बाबर ने क्या उपाधि धारण की? बादशाह। 1504 ईस्वी में काबुल पे तो अधिकार कर लेता है, लेकिन बाबर को फिर वही चिंता सताती है समरकंद की, उसको समरकंद उसके मन से नहीं जाता है। तो इस समय देखिए, ये अफगानिस्तान को देखेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान है, इसके और पश्चिम में ये है ईरान, यहाँ पे सिया लोग रहते हैं, ठीक है। अब बाबर क्या करता है, ईरान के शासक शाह इस्माइल से सहायता लेता है। शाह इस्माइल की सहायता से वो समरकंद को जीत लेता है। 1511-12 ईस्वी में, ऊपर लिख देते हैं, बहुत लोग नहीं दिखाई देता है। 1511-12 में समरकंद पर अधिकार, ये शाह इस्माइल की सहायता। लेकिन इसके पहले जो उज्बेकिस्तान, जिन्होंने समरकंद पर कब्जा किया था 1511 के भी पहले, 1504 के भी पहले, एक बाबर को युद्ध लड़ना पड़ता है, और वो बहुत फेमस युद्ध था सरेपुल का युद्ध। सरेपुल का युद्ध 1502 ईस्वी में सरेपुल का युद्ध, इसमें शैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया। शैबानी खान ये उज्बेकिस्तान का उज्बेक रहता है, इसने क्या किया, बाबर को पराजित कर दिया। शैबानी खान ने 1502 ईस्वी में पहले ही पराजित कर दिया था, तो बाबर इनसे हार चुका था। लेकिन 1512 ईस्वी में शाह इस्माइल की सहायता से बाबर को समरकंद में विजय मिल गया। बाबर ने समरकंद तो जीत लिया, लेकिन बाबर के सामने एक समस्या ये थी कि शाह इस्माइल शिया संप्रदाय का था और बाबर क्या था, सुन्नी। तो कुछ दिन के लिए बाबर को शिया धर्म अपनाना पड़ा, और समरकंद के ज़्यादातर लोग सुन्नी लोग थे, इसलिए सुन्नी लोगों ने बाबर का पक्ष नहीं लिया, बाबर का विद्रोह करने लगे। तो बाबर के लिए एक धार्मिक समस्या आ गई यहाँ पर। बाबर को समरकंद तो मिला, लेकिन धार्मिक, इसलिए समरकंद में उसको क्या कहते हैं, जनता ही उसको पसंद नहीं करने लगी, क्योंकि उसने शिया धर्म अपना लिया। तो बाबर अब समरकंद से फिर फरगना आता है। इसी बीच में उज्बेकिस्तान का एक शासक अब्दुल्ला खां समरकंद पर कब्जा कर लेता है। फिर अब्दुल्ला समरकंद पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है।
इसके बाद जब बाबर देखता है कि ये समस्या बनी रह रही है, उसके हाथ से बार बार निकल रहा है, उसके लिए वो उत्तर पश्चिम में क्या कहते हैं समस्या बनी है। अब बाबर अपना आगे दिमाग लगाता है दक्षिण पश्चिम में। ये देखिए काम यहाँ था उत्तर पश्चिम, यहाँ से ऐसे जाएंगे ये पश्चिम उत्तर पश्चिम। अब बाबर दक्षिण पश्चिम यानी यहाँ से इधर तक करता है, यानी अपने दक्षिण पूरब की तरफ वो आक्रमण करने के लिए वो करता है। तो उसको बाबर को ऐसा इतिहास में ऐसा मान्यता है कि बाबर को भारत की कहानी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि महमूद गजनबी और गौरी आक्रमण कर चुके थे। तो बाबर के मतलब भारत के बारे में ये कहानी थी कि भारत का प्रदेश बहुत धनी है, वहाँ पे धन बहुत है, अगर कोई शासक जाएगा तो वहाँ धन अधिक मिल जाएगा। इसलिए बाबर ने अब भारत की तरफ अपना रुख अपनाया, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ। जब उसने देखा कि उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहता है भारत की तरफ चला और भारत की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया। भारत में इस समय भारत की क्या कंडीशन थी? भारत में दिल्ली में किसका शासन था? इब्राहिम लोदी। देखिए इस समय भारत की स्थिति आप लोग देखिए, भारत में जब भी आक्रमण हुआ, चाहे वो मोहम्मद गौरी के समय, चाहे उसके पहले महमूद गजनबी के हुआ हो, भारत में हमेशा आपस में लड़ाई लड़ाई, एकता नहीं थी, आपस में युद्ध ही चल रहा था। यही फायदा महमूद गजनबी को मिला था, यही फायदा मोहम्मद गौरी को मिला, और यही फायदा किसको मिलने वाला? बाबर को भी मिलने वाला। तो बाबर चलता है आक्रमण। इस समय भारत में कुछ विशेष राज्य थे, जैसे दिल्ली में लोधी वंश का शासक था, मेवाड़ में राणा सांगा था, बंगाल में नुसरत शाह था, नुसरत खान, बंगाल में नुसरत खान था। मालवा में चलेरी था, वहां पे बैतनी राय था, चलेरी था। दिल्ली, मेवाड़, बंगाल ये, और बाबर ने तो वैसे 7 राज्यों का उल्लेख किया था, इसमें एक राज्य और साउथ का उसने बताया था विजयनगर राज्य, विजयनगर राज्य के बाद, लेकिन वो आक्रमण नहीं किया था बाबर। विजयनगर राज्य था, बाबर ने इस राज्य की सबसे अधिक प्रशंसा की थी, विजयनगर राज्य की, राजा की भी तो प्रशंसा की थी। हाँ राजा की। बाबर गया नहीं था आक्रमण करने, अपनी किताब में उसने जो हिंदू राज्य लिखे थे, 2 राज्य मेवाड़ और क्या कहते हैं विजयनगर, इनकी तारीफ उसने की थी, इन दोनों राज्यों की तारीफ की थी। गुजरात भी एक राज्य था, इसमें बहादुर शाह था, गुजरात भी था। तो बाबर ने क्या कहते हैं कि आक्रमण के समय ये राज्य थे, विजयनगर तो दक्षिण में था, लेकिन उत्तर भारत में ये सभी राज्य आपस में फैले हुए थे। और उस समय भी इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के अनेक दुश्मन थे। इब्राहिम लोदी का चाचा जिसका नाम था आलम खान लोदी, वो दिल्ली का शासक बनना चाहता था। और क्या कहते हैं एक और था, क्या कहते हैं दौलत खान लोदी, वो पंजाब पर था, वो चाहता था कि बाबर आक्रमण कर दे और आलम खान लोदी शासक बन जाए। मेवाड़ का राणा सांगा भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी को हटाकर क्या कहते हैं कि बाबर आ जाए और उसका साम्राज्य आसपास मालवा तक हो जाए। तो आसपास कई राज्य के लोग ये चाह रहे थे कि बाबर भारत पर आक्रमण कर दे। बाबर भारत में आक्रमण की बाबर की शुरुआत होती है 1518 ईस्वी। पहली बार आक्रमण होता है बाजोर एवं हीरा या धेरा। ये बाजोर और धेरा एकदम पाकिस्तान के पश्चिम में है, पेशावर के निकट।
ये बाजोर और भेरा ये इस समय पाकिस्तान के पेशावर के पास है, एकदम नजदीक। यहाँ पर बाबर अपना पहला आक्रमण करता है। अपने पहले ही आक्रमण में बाबर ने अपने तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक ने तोपखाने का प्रयोग नहीं किया था। बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपना तोपखाने का प्रयोग यहीं पे शुरुआत की थी, बाजोर और भेरा। इसको बाबर विजय कर लेता है। बाजोर और भेरा को बाबर विजय कर लेता है, लेकिन फिर वो जीत के चला जाता है अपने पश्चिम में, मतलब यहाँ फिर चला आता है, काबुल के पास चला आता है फिर, क्योंकि उसको पता चलता है बदख्शां। देखिए बदख्शां अफगानिस्तान में ही है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ा रहे थे तो भारत सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण चीज़ आयात की जाती थी, लाजवर्त मणि। ये अक्सर क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि लाजवर्त मणि कहाँ से आयात होता था? बदख्शां से। तो इसी बदख्शां जो अब हम बताने वाले हैं, इसी यहाँ पर विद्रोह होता है, ये अफगानिस्तान में। तो बाबर इसको अधिकार करके यहाँ से फिर चला आता है, कहाँ पे? अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र में, और वहाँ नियंत्रण स्थापित करता है। फिर 1519 ईस्वी में दूसरा आक्रमण करने के लिए आता है। इस समय वो यूसुफ जाई, एक जनजाति है यूसुफ जाई। जैसे क्या कहते हैं, गौरी के समय कौन गौरी को परेशान किया था? खोखर हुआ। वैसे ही उस समय पेशावर के आसपास यूसुफ जाई के कबीले के जनजाति लोग रहते थे, यूसुफ जाई। ये आगे चल के अकबर को बहुत परेशान करते हैं। यदि यूसुफ जाई कबीले पर अपना अधिकार करने के लिए बाबर दूसरी बार आता है 1519 ईस्वी में। यहाँ पर वो अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद उसको जब यहाँ पर अधिकार करता है तो उसको पता चलता है कि कंदहार बाबर के कब्जे में ही था। कंदहार में विद्रोह हो रहा है। पहले बदख्शां में विद्रोह हुआ, जब यहाँ आता है तब कहाँ विद्रोह होता है? कंदहार। तो फिर बाबर लौटता है पश्चिम में और कंदहार पे नियंत्रण स्थापित करता है। कंदहार पर बाबर अपने लड़के कामरान को सौंप देता है। इसी समय कामरान को सौंप कर फिर बाबर आता है तीसरी बार, फिर बाजोर और भेरा पर आता है। बाजोर एवं भेरा यहाँ पर अधिकार करता है तीसरी बार, क्योंकि जब यहाँ से वो चला जाता है तो यहाँ भी विद्रोह होने लगता है। बाजोर और भेरा साथ ही वो क्या कहते हैं, सियालकोट पर भी अधिकार करता है। चौथी बार बाबर सियालकोट पाकिस्तान में है, सियालकोट के और पूरब जाता है पंजाब और दीपालपुर। ये यहाँ आता है, यहाँ मान लीजिए सियालकोट है आपका, यहाँ से वो यहाँ चलता है दीपालपुर और लाहौर। यहाँ पे लोधी वंश से संबंधित दौलत खां लोधी था, और दौलत खां लोधी से उसका यहाँ पे छोटा सा ग्रंथ होता है। लाहौर और दीपालपुर दोनों वो जीत लेता है, लेकिन दौलत खां लोधी को वो क्या कहते हैं, संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि दौलत खां लोधी ही बाबर को बुलाता है आक्रमण करने के लिए। इसलिए दौलत खां लोधी क्या कहते हैं, बाबर से पराजित हो जाता है, लेकिन दौलत खां लोधी को बाबर मनचाहा प्रांत नहीं देता है। दौलत खां लोधी का लड़के का नाम रहता है दिलावर खां। दिलावर खां क्या करता है, बाबर के पास चला जाता है। बाबर उसको सुल्तानपुर की जागीर दे देता है। ये सुल्तानपुर है पश्चिम में ही। दिलावर खां को सुल्तानपुर की जागीर देता है। अब बाबर अपना चौथा आक्रमण कर, ये आपका चौथा ही आक्रमण था, चौथा ही आक्रमण है। अब अपना पांचवा आक्रमण करता है। जब बाबर देखिए अपना चौथा आक्रमण करता है, तभी बाबर के पास दो लोग संदेश भेजते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चौथी बार जब आक्रमण करता है लाहौर दीपालपुर पे, तो एक तरफ तो दौलत खां लोधी का संदेश आता है,
और दूसरा आता है राणा सांगा का। दोनों लोग आप क्या कहते हैं, आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं कि इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। तो जब पांचवी बार आक्रमण करने के लिए आता है तो इस समय तो बाबर का उद्देश्य रहता है दौलत खां लोदी को सजा देने के लिए, लेकिन दौलत खां लोदी बाद में ये क्या कहते हैं छोड़ के लाहौर दीपालपुर के आसपास क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। तो पांचवा आक्रमण में यहीं पे बाबर इब्राहिम लोदी के पास अपना संदेश भेजता है और यहीं से क्या कहते हैं बाबर पहुंचता है पानीपत पे। तो पांचवा जो आक्रमण होता है बाबर का वो होता है पानीपत। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा। 21 अप्रैल 1526 यहाँ पानीपत के स्थान पे। पानीपत के लड़ने से पहले इब्राहिम लोदी अपनी एक सेना भेजता है, उस सेना को हुमायूं पराजित कर देता है हिसार फिरोजा में। देखिए पानीपत के पहले हिसार फिरोजा में हुमायूं एक छोटी सी सेना को पराजित कर देता है इब्राहिम लोदी। इधर हुमायूं की सेना भी मिलती है बाबर से। तो बाबर की सेना क्या कहते हैं बहुत अधिक क्या कहते हैं इब्राहिम लोदी की सेना से तो कम रहती है, लेकिन हुमायूं की सेना मिलने से उसका कुछ भाग क्या कहते हैं बढ़ जाता है। अब होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अपनी सेना में एक नई तकनीक का आविष्कार किया, मतलब नई तकनीक का प्रयोग किया पहली बार, और उसको कहते हैं तुलगुमा युद्ध नीति। तुलगुमा और उस्मानी पद्धति, ये देखिए युद्ध की ये दो नई नीति थी। तुलगुमा युद्ध नीति क्या है? क्या करना? तीर मार के भाग जाना, मतलब तीर मार के और भाग जाना नहीं। एक तरफ खाई और दो तरफ गड्ढा जी। देखिए तुलगुमा युद्ध नीति ये उसने उज्बेकिस्तान से ही लिया था। उज्बेकिस्तान में अभी हमने आपको बताया था 1502 का एक युद्ध हुआ था शरेपुर का। इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध की नीति उज्बेकियों ने किया था। ये तुलगुमा युद्ध नीति सेना को 3 भागों में डिवीजन बांटा जाता है, ठीक है। सेना को 3 भागों 1 2 3। एक सेना लेफ्ट मतलब ये 3 भाग में सेनाएं खड़ी रहती है। इस 3 से भाग में जो सेना खड़ी रहती है तो सेना का ये जो संचालन होता है, जब आपस में 2 सेनाएं आती हैं तो ये जो लेफ्ट और राइट यानी मिडिल की सेना को छोड़कर ये लोग आक्रमण कर देते हैं। ये लोग और ये लोग चुपके से बीच में जब देखते हैं ये लोग छुपे रहते हैं, मतलब 2 सेना बढ़ रही है, तीसरी सेना रुकी हुई है। तो जब आपस में लड़े तो ये लोग देखते हैं कि कहाँ स्थिति कमजोर है, हम इसी को अटैक कर दें। तो तीसरी सेना बीच की जो मध्यम थी वो आक्रमण करती है, तो इसको कहते हैं तुलगुमा युद्ध। ये बाबर ने अपनी सेना में इस नीति का प्रयोग किया था, इसको उज्बेकिस्तान से लिया गया था। दूसरा था उस्मानी पद्धति, ये तोप खाने का था। इसको तोप खाने को 2 क्या कहते हैं 2 सेनाओं के बीच में तोपों को रखकर उसको संचालित किया जाता था, इसको भी। तो ये उस्मानी पद्धति थी तोप खाने का। इसके लिए बाबर ने 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी चयन किया था। क्या नाम था उसका? उस्ताद अली एवं मुस्तफा खान।
तो बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, अपनी तुर्गमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस प्रयोग के कारण इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी युद्ध में ही मारा गया। पहला ऐसा शासक था जो मैदान में ही, दिल्ली का पहला शासक जो मैदान में ही मारा गया। और इब्राहिम लोदी की सहायता ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत भी कर रहा था। विक्रमाजीत वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। विक्रमाजीत यानी 1526 को जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से पराजित हो जाता है और मार दिया जाता है। तो ये बाबर की का यानी पहला पानीपत का युद्ध था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इस विजय के बाद 1526 को बाबर ने जीत तो लिया 21 अप्रैल को। इस विजय के बाद बाबर के सामने बहुत समस्या थी, क्योंकि भारत की जो जनता थी उस समय की, वो बाबर को पसंद नहीं करती थी। दूसरा जो ये अफगान था, यानी लोदी वंश क्या था, अफगान, यानी अफगान लोग भी अभी ख़त्म नहीं थे। बंगाल और बिहार में भी अफगानी लोग अभी भी मौजूद थे और महमूद लोदी के नेतृत्व में वो युद्ध करने के लिए थे। तो बाबर की दो बहुत महत्वपूर्ण समस्या, एक तो यहाँ की जनता समर्थन नहीं कर रही थी, दूसरी क्या कहते हैं अभी अफगान लोग भी थे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण था जलवायु। यहाँ की जलवायु बहुत गर्म होती है भारत, और जहाँ से बाबर आया था वहाँ की जलवायु यहाँ की अपेक्षा ठंडी होती थी। तो इसलिए वहाँ के जो सैनिक थे वो भारत में रहना पसंद नहीं कर रहे थे। अप्रैल के महीने में युद्ध हुआ था। अप्रैल के बाद मई, भारत में गर्मी वैसे ही पड़ती है, भारत में तो अभी भी गर्मी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है कि उस समय भी बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो उसके सैनिक नहीं रुकना चाह रहे थे। तो बाबर के लिए तो इतनी परेशानी थी, ऐसा भी लिखा है कि जनता लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे जहाँ से बाबर गुजरता था, और कई लोग विद्रोह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बाबर के लिए रुकना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के लिए को इकट्ठा किया और उसने इस युद्ध में अपने युद्ध को धार्मिकता को दे दिया, और आगे चल के उसको युद्ध लड़ना था मेवाड़ के राणा सांगा से। मेवाड़ के राणा सांगा से युद्ध का क्या कारण था? मेवाड़ का राणा सांगा, लेकिन दो कारण। पहला कारण था तो बहुत से जो अफगानी थे उसको संरक्षण दे दिया था क्या कहते हैं राणा सांगा ने। दूसरा, राणा सांगा ने बाबर पे आरोप लगाया था कि बाबर ने कहा था कि जब पानीपत जीत लेंगे तो उसको धौलपुर की जागीर दे देंगे। तो दोनों तरफ से बाबर ने ये कहा कि आपने क्यों नहीं हमारी सहायता की जब हम इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे। इसने ये कहा कि आपने धौलपुर क्यों नहीं लिया। मेन कारण ये था कि बाबर वो राणा सांगा अफगानियों को शरण दिए हुए था और मालवा की तरफ बढ़ रहा था। मालवा उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, उस समय कई किले थे बहुत मजबूत, तो बाबर को भय भी था। तो इसलिए राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध कहाँ होता है? खानवा। खानवा ये फतेहपुर सीकरी के पास है, करीब 14 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में खानवा है। और ये युद्ध हुआ था 1527 मार्च में हुआ था, ठीक है। ये शायद 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध के पहले जो सैनिक समस्या थी उसमें बाबर ने देखिए एक भाषण दिया था। उस भाषण में बाबर ने जो शराब पीता था वो शराब छोड़ दिया था। दूसरा, उसने एक कर तमगा, जो कहते हैं व्यापारिक, तमगा नामक एक व्यापारिक कर, इसको क्या कहते हैं, माफ कर दिया सैनिकों का ये व्यापारिक कर था, इसको भी माफ कर दिया। इस युद्ध को जेहाद घोषणा कर दिया, जिसके कारण सैनिक लोग युद्ध करने के लिए तैयार हुए। लेकिन इस युद्ध के पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, एक किसी ने ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये इस युद्ध में बाबर की पराजय भी हो जाएगी। उस भविष्यवाणी जिसने की थी उसका नाम था मोहम्मद सलीम, ज्योतिषी था।
भविष्यवाणी की थी मोहम्मद शरीफ ने के साथ, ये क्या कहते हैं, बाबर ये युद्ध हार जाएगा, इसीलिए सैनिक और भी लड़ रहे थे युद्ध लड़ने से, ये भी एक कारण था। लेकिन अंत में युद्ध होता है। शुरुआत में तो राणा सांगा क्या कहते हैं, लगता है कि पराजय कर देगा, लेकिन अंत में बाबर की ही विजय होती है। बाबर इस युद्ध में जीतता है, खानवा के युद्ध में जीत लेता है, और इस युद्ध के बाद वो जो जितने सैनिक मारे जाते हैं, ज़्यादातर सैनिकों के सिर को काटकर वो मीनार, सिरों की मीनार बनाता है। और इसी में वो उपाधि भी धारण करता है गाजी। बाबर ने इस युद्ध के पश्चात अपनी उपाधि धारण की थी गाजी। ये 1527 गाजी का मतलब होता है विदर्भियों को नाश करने वाला, ठीक है। 1528 ये युद्ध होता है आपका चंदेरी का। इस समय चंदेरी का शासक रहता है मैदिनी राय। मैदिनी राय रहता है, ये भी अफगानों को शरण दे रहा था और राणा सांगा से भी संपर्क लिया था। तो मालवा को जीतना बहुत जरूरी था, इसलिए 1527 ईस्वी को मैदिनी राय के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के साथ था, बाबर की मदद कर रहा था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बाबर को सहयोग दिया था। लेकिन इस युद्ध में मैदिनी राय भी मारा जाता है और बाबर की विजय हो जाती है। लेकिन शेर शाह ने इसमें बाबर को सहयोग दिया था। शेर शाह को देखकर बाबर ने ये भविष्यवाणी की थी कि इससे भय, हुमायूं को चक्कर किया था इसी युद्ध में, चंदेरी के युद्ध के दौरान ही, कि शेर शाह से भय था और शेर शाह से उसने क्या कहते हैं हुमायूं को सचेत कर दिया था। अंतिम युद्ध होता है 1529 ईस्वी में घाघरा का। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। लोदी के एक और अफगानी था जिसका नाम था महमूद लोदी, उसका एक अन्य नाम था बहार खां लोदी, उसका उपनाम था महमूद लोदी। कई लोदी आपस में मिल गए थे, कई अफगानी आपस में मिल गए थे, वो लोग इकट्ठा हो गए थे बिहार के आसपास क्षेत्र में। तो बाबर को ये भय था कि कहीं फिर अफगानी लोग एकत्रित ना हो जाए और उसके ऊपर क्या कहते हैं आक्रमण ना कर दें। तो अंतिम युद्ध होता है 1529 ईस्वी में घाघरा। इसमें अफगान लोग महमूद लोदी के नेतृत्व में पराजित हो जाते हैं। ये पराजित हो जाते हैं, लेकिन पराजय होने के बाद ये लोग बाबर की शरण में भी चले जाते हैं। पराजय हुए, देखिए मारे नहीं गए हैं महमूद लोदी और कई अफगानी। इसमें शेर शाह भी पराजित होता है। देखिए दो चीज़ है, चंदेरी में तो सहयोग कर रहा था, लेकिन अब घाघरा में क्या किया, बाबर के विरुद्ध था। बाबर के विरुद्ध वो, क्योंकि शेर शाह सूरी खुद भी अफगान है, खुद भी अफगानी था वो, इसीलिए वो अफगानों के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ा घाघरा के युद्ध में। लेकिन घाघरा के युद्ध के बाद कई अफगान बाबर से मिल गए, बाबर भी उनसे प्रसन्न हो गया और बिहार और बंगाल बाबर ने वापस कर दिया। यानी बाबर के अधीन में ही शासन बिहार और बंगाल को अफगानियों को वापस कर दिया। अधीनता में शासन करने के लिए अफगानी लोग तैयार थे, यानी अफगानी लोग खत्म नहीं हुए थे। बाबर ने उन को माफ कर दिया और बाकी दे दिया। 1529 ईस्वी ये बाबर की का अंतिम आक्रमण था
घाघरा। बाबर का देखिए काल है 1526 से 1530। जब बाबर भारत में साम्राज्य विस्तार किया था तो उस समय उसने क्या कहते हैं, कई अपने जो उसके लड़के थे उनको कुछ ना कुछ क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। हुमायूं को उसने संभल दे दिया था। संभल कहाँ है? जिला है सब उत्तर प्रदेश, ये मुरादाबाद के पास पड़ता है, ठीक है। तो हुमायूं को संभल दिया था। जब बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तब हुमायूं ने उसको कोहिनूर हीरा दिया था। ये कोहिनूर हीरा विक्रमाजीत के परिवार से मिला था। वही विक्रमाजीत जो क्या कहते हैं ग्वालियर का शासक था। और ग्वालियर के शासक ने उनको मलिक कफूर को दिया था। नहीं, तेलंगाना। तेलंगाना। देखिए कोहिनूर की का कहानी बहुत मतलब, अब आपको पता है कोहिनूर का इतिहास अलग अलग मिलता है। रानी के मुकुट में कौन सा कोहिनूर का हीरा है ये भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि कोहिनूर का इतिहास अलग अलग मिलता है। जब अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर तेलंगाना जाता है तो प्रताप रुद्रदेव मलिक कपूर को मिलता है। हम आपको 2 मिनट के बता ही दे रहे हैं। तो ये हीरा मिलता है मलिक कपूर को। यहाँ पर हुमायूं बाबर को देता है, लेकिन बाबर हुमायूं को ही लौटा देता है कोहिनूर हीरा बाद में। लेकिन जब हम मुगलगंज आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, शाहजहां के काल में, ठीक है, जहांगीर के काल में, तो जहांगीर में मलिक अंबर या नहीं सॉरी मलिक जुमला ने क्या कहते हैं ये हीरा दिया था शाहजहां। ये हीरा शाहजहां को दिया था। लेकिन अब हमको ये क्लियर नहीं होता है कि ये हीरा कहाँ से कहाँ गया और कहाँ से आया। कोहिनूर उस समय भी था जब क्या कहते हैं प्रताप रुद्रदेव ने दिया, कोहिनूर तब भी नाम था जब हुमायूं ने दिया, और कोहिनूर तब भी नाम था जब मलिक जुमला ने शाहजहां को दिया। तो ये कोहिनूर का कहाँ इतिहास अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग है, लेकिन जो हीरा मलिक जुमला ने दिया था वो हीरा शाहजहां को मिला था। शाहजहां के जब वंशज थे क्या कहते हैं मोहम्मद शाह के समय अफगानिस्तान का एक शासक था नादिर शाह। ये हीरा लेके अपने अफगानिस्तान चला गया था, ठीक है। चलिए अब अफगानिस्तान पहुंच गया ये हीरा। अब उसके बाद का भी इतिहास है। अफगानिस्तान उस समय पंजाब के शासक का नाम था, क्या नाम था? महाराणा रणजीत। देखिए महाराणा रणजीत सिंह ने उस समय अफगान के एक शासक थे जमान शाह, उनकी सहायता की तो उन्होंने खुशी होकर वो हीरा दे दिया। किसको दे दिया? महाराणा रणजीत सिंह। और महाराणा रणजीत सिंह के पोते का नाम था दिलीप सिंह, उनके पास हीरा था। अब तो देखिए दिलीप सिंह के पास हीरा आ गया। जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बना था तो उसने पंजाब को जीत लिया और दिलीप सिंह को लंदन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, और वो हीरा लेके रानी को दे दिया। उस समय रानी का जो थी वो उनका नाम था एलिजाबेथ उनको दे दिया। अब आज तक हीरा वो भी रानी के पास ही है, ठीक है। तो ये आपका हीरा की एक कहानी है, कई चरणों से गुजर कर आखिर खत्म होती है रानी के मुकुट पे, यानी मुकुट में क्या चीज़? मयूर सिंहासन। वो तो अफगानिस्तान में ही है, वो तो नादिर शाह ले गया था, शाहजहां ने बनवाया था, वो तो वहीं पे है। चलिए वो तो आगे का इतिहास है। अभी यहाँ पे देखिए मुगल वंश। तो हुमायूं संभल में बीमार होता है। कहानी ये है कि संभल में हुमायूं बीमार होता है बहुत तेजी से। संभल से हुमायूं को आगरा लाया जाता है।
इस समय ऐसी कहानी है कि बाबर अपने क्या कहते हैं बदले हुमायूं की जीवन की मांग करता है। बाबर खुद बीमार होने लगता है और हुमायूं ठीक होने लगता है। अंत में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं ठीक हो जाता है। बाबर की मृत्यु के संदर्भ में एक इतिहास में एक और कहानी है कि बाबर की लड़की का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। उसने अपनी किताब लिखी थी हुमायूं नामा। इस किताब में गुलबदन ने लिखा है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बाबर को जहर दिया, इसी जहर के कारण बाबर मर जाता है, ऐसा गुलबदन बेगम ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यही सत्य है, ऐसा उन्होंने अपना दिया है, तर्क उसमें दिया किताब में गुलबदन बेगम ने। तो बाबर की देखिए मृत्यु हो जाती है। बाबर विजयी शासक तो था ही, बाबर बहुत बड़ा विद्वान भी था। उसने अपनी किताब भी लिखी थी, वो किताब लिखी थी तुर्की भाषा में। क्या नाम था किताब का? तुर्की बाबरी या बाबर या बाबर नाम, बाबर नाम। इसका जब अकबर गद्दी पर बैठा था तो अकबर ने इसको तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसका 2 बार फारसी में अनुवाद हुआ, पहले पायंदा खान ने कहा, फिर अब्दुल रहीम खान खाना। पहले पायंदा खान ने, फिर अब्दुल रहीम खान खाना। ये 2। बाद में इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ था। बाबर ने भारत में एक नई पद्धति की शुरुआत की थी निर्माण कला में। उसने स्मारक के किनारे बगीचे लगाने की शुरुआत की थी। इसलिए आगरा में उसने 4 बाग या आराम बाग, 4 बाग का निर्माण, 4 बाग जिसे कहते हैं आराम बाग। उसने कई मस्जिद, काबली बाग की मस्जिद बनाई थी, काबली मस्जिद। उसने पानीपत की मस्जिद बनाई थी, अयोध्या में मस्जिद बनाई थी उसने, ठीक है, जिसको बनवाया था मीर बाकी ने। उसने कई मस्जिदें बनवाई थी। बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसको आराम बाग में दफनाया गया था। 4 बाग या आराम बाग। चार बाग आगरा में। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार काबुल में हो। तो जब शेर शाह शासक बनता है तो उसकी एक पत्नी जिसका नाम था मुबारक यूसुफजई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी के काल में, शेर शाह सूरी के काल में मुबारक यूसुफजई ने उसकी अस्थियां ले जाकर अंत में काबुल पे दफना दिया। यानी अंतिम रूप से बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है? कहाँ है? काबुल। काबुल। ये काबुल में इस समय मकबरा है। और बाबर के देखिए पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, और उनकी माता का नाम था कुतुब निखार। देखिए हमने ये भी डाल दिया, उमर शेख मिर्जा और कुतुब निखार। ये बाबर की पिता थे, ये बाबर की माँ। बाबर के देखिए 4 लड़के थे, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था, फिर कामरान था, फिर अस्करी था, फिर किंदार था। ये 4 लड़के थे।
बाबर की जो है 3 पत्नी थी। एक तो उसकी पत्नी का नाम था गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम। एक का नाम था दिलदार बेगम। एक और कोई थी पत्नी थी। ये 2 तो आप लोग भी कर लीजिए, गुलरुख और क्या कहते हैं दिलदार बेगम, ठीक है। इसके लड़के का नाम देखिए हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, चौथा था हिंदार। ये 4 लड़के बाबर के थे, 4 लड़के। यहाँ पे ये तो ठीक है, नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जानिए कि बाबर जब मृत्यु शैया पर था तभी उसने अपने 4 में से एक लड़के को उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? हुमायूं को, ठीक है, हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया था। हुमायूं, बाबर ने भी वसीयत लिखी थी। उस वसीयत में कहा था हुमायूं को कि वो अपने भाइयों को के साथ प्रेम से रहे और साम्राज्य का तरीके से विभाजन कर दे। तो बाबर मर तो जाता है, लेकिन बाबर से एक बहुत बड़ी गलती होती है अपने जीवन काल में। वो जब भारत में आता है तो आगरा में उसको बहुत धन प्राप्त होता है और वो इतना धन मिलता है, उस धन को लुटा देता है, क्योंकि इतना धन वो कभी देखा नहीं था। खुशी से अपने सैनिकों को लुटाता है। दूसरा, वो सोचता था कि अमीरों को देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किया था कि जनता विद्रोह नहीं करेगी, तो अमीरों को भी वो लुटा देता है। इस धन की उदारता के कारण उसको एक उपाधि भी मिली थी, कलंदर। उदारता के कारण बाबर को उदारता के कारण कलंदर मिली, एक उपाधि मिली। बाबर मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर बैठता है हुमायूं। इसका हुमायूं का 2 काल रहता है, 1530 से 1540। देखिए इसका 2 शासनकाल 1520 से 1540 और 1555 से 1556। ये 2 काल रहता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का रहता है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, मतलब नक्षत्र विज्ञान, गणित, ज्योतिष में तो हुमायूं बहुत विश्वास करता है। कहा जाता है कि 7 दिन वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है हुमायूं, ठीक है। हर दिन के अनुसार वो कपड़ा अलग अलग पहनता था, 7 दिन के अनुसार। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने देखिए यहीं से शुरू होती है समस्या। उसके सामने 2 बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी। पहली समस्या धन की। बाबर ने क्या किया था? धन लुटा दिया। उसके पास धन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, तो समस्या पहली धन की कमी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये 3 भाई थे। ये तीनों भाई बाबर के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। बाबर ने चूंकि वसीयत में कहा था कि अपने भाइयों को क्या कहते हैं साम्राज्य का कुछ ना कुछ हिस्सा देना, तो उसने साम्राज्य का विभाजन किया। यही हुमायूं की सबसे बड़ी पराजय मानी जाती है आज तक। हुमायूं ने क्या किया? अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया पूरे भारत में। और इसी के जो तीनों भाई थे हुमायूं के लिए हमेशा विद्रोह करते रहे। जब हुमायूं एक तरफ जीतने जाता था तो दूसरी जगह वो लोग विद्रोह करते थे, जब उनको दबाने जाता था तो तीसरा वहाँ विद्रोह करते थे। यानी हुमायूं हमेशा यही करता रहा, लड़खड़ाता ही रहा, इधर जाता था उधर जाता था और अंत में लड़खड़ाते लड़ाते मृत्यु भी हो जाती। तो हुमायूं देखिए साम्राज्य विभाजन क्या करता है। कामरान को उससे बहुत डर था, तो उसने सोचा कि कामरान को क्यों ना सबसे दूर का जगह दे दे। दिल्ली आगरा तो हुमायूं के पास था, कामरान को उसने एकदम दूर दिया, पश्चिम में अफगानिस्तान के पास काबुल दे दिया और कंधार दे दिया। ये दोनों सगे भाई थे, कामरान और अस्करी। अस्करी को भी उसने क्या कहते हैं, अस्करी को उसने हिसार फिरोजा के आसपास अच्छे किया। हिसार फिरोजा और पंजाब और दीपालपुर का क्षेत्र लगभग दिया अस्करी को।
और हिंदार को उसने अलवर दिया, अलवर राजस्थान में, अलवर का क्षेत्र। हुमायूं को सबसे ज्यादा परेशान किया था कामरान ने। कामरान ने हमेशा उसके लिए परेशान, बीच में इन लोगों ने भी परेशान किया, लेकिन सब सर्वाधिक परेशान करने वाला कामरान था। बीच बीच में हिंदाल ने भी अस्करी में परेशान किया। चौथी सबसे बड़ी समस्या थी अफगान। बाबर ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो अफगानों को माफ कर दिया था और स्वराज वापस कर दिया था। अब शेर शाह के नेतृत्व में अफगान आसपास में दो जगह केंद्रित हो गए, एक बिहार में और एक बंगाल में। बिहार और बंगाल दो ऐसी जगह थी जहां अफगान केंद्रित हो गए, बिहार और ये बंगाल सटा हुआ है एकदम बंगाल। और बिहार के दक्षिण में ये जौनपुर उत्तर प्रदेश का एरिया मिलता है, यहाँ पर भी शेर शाह सूरी ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। तो ये तीसरी बड़ी समस्या हुमायूं के लिए था। बिहार बंगाल में ये लोग थे और बाकी इनके भाई और धन की कमी। ऐसी स्थिति में हुमायूं गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है। ये जो और राजपूत भी क्या कहते हैं उस समय, देखिए गुजरात में भी डर था। गुजरात का शासक था नुसरत बहादुर शाह। वो राजस्थान पे प्रभाव जमाना चाहता था। राजपूत लोग मध्य प्रदेश में प्रभाव जमाना चाहते थे। देखिए गुजरात राजस्थान पे और राजस्थान वाले मालवा यानी मध्य प्रदेश पे। तो मालवा चूंकि क्या कहते हैं करीब था इसके हुमायूं के, तो हुमायूं ने सोचा कि हम मालवा को पहले विजय कर लें। उस समय देखिए शासक के लिए इतना आसान नहीं था कि वो आराम से बैठे। उसके लिए समस्या थी कि आसपास के केंद्र में कहीं विद्रोह ना हो, इसलिए उसको वहाँ दौड़ के जाकर क्या कहते हैं कंट्रोल, नियंत्रण करना स्थापित था। जब हुमायूं को ये सूचना मिली कि मालवा पर राजपूत शासक अधिकार कर लेंगे, तो वो मालवा यानी सबके पास यानी कालिंजर हो गया। मालवा यानी कालिंजर, मालवा के उत्तर जिसका बुंदेलखंड है, इस समय वो मालवा के एक केंद्र में आता था। कालिंजर पर विजय प्राप्त करने के लिए वो आक्रमण करने गया। 1500 क्या कहते हैं 1529 नहीं 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक का नाम था प्रतापरुद्र। अब देखिए कालिंजर आपका ये बिहार बंगाल है, ये आप अगर उत्तर प्रदेश समझे तो कालिंजर यहाँ से यहाँ है। और ये अगर आप आगरा समझ गए तो यहाँ गया बाबर, सॉरी हुमायूं गया कालिंजर पे। और कालिंजर से उसको ये सूचना मिली कि यहाँ पे शेर शाह सूरी क्या कहते हैं अपने जौनपुर इधर आसपास में चुनार, ये मध्य क्या कहते हैं मिर्जापुर में है, चुनार का घेरा कर रहा था, चुनार पे अधिकार कर रहा था। इसको सूचना मिली और ये भी सूचना मिली कि बंगाल के जो अफगानी लोग हैं वो भी क्या कहते हैं बिहार पे कब्जा कर रहे हैं। इधर दो चीज उसकी समस्या थी, एक तो शेर शाह सूरी की समस्या थी, दूसरी जो ये बंगाल से ये लोग भी बिहार पे अधिकार जमाना चाह रहे थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो कालिंजर का घेरा उसने हटा दिया, इसने समझौता कर लिया प्रतापरुद्र से और छोड़कर वो चला जाता है बंगाल के क्या कहते हैं अफगानियों से लड़ने के लिए। और ये युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध। ये दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। ये यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ये जौनपुर के करीब था, जौनपुर के करीब था दोहरिया। वहाँ गोमती नदी के किनारे ये युद्ध होता है अफगानों और शेर शाह सूरी के बीच।
सर अफगानों एवं शेरशाह। अफगान मतलब हो गया यहाँ पे महमूद लोदी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के शेरशाह क्या है? हुमायूं। हुमायूं हुमायूं, यस सर। हुमायूं, शेरशाह नहीं, हुमायूं के बीच में, ठीक है। हुमायूं के बीच में ये क्या कहते हैं युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर हुमायूं जीत लेता है। 1532 ईस्वी में हुमायूं इस युद्ध को जीत लेता है, दोहरिया का युद्ध जीत लेता है। और इसी बीच में वो चुनार पर भी विजय क्या कहते हैं, चुनार के किले पर, चुनार के किले से भी युद्ध जीत लेता है, चुनार के किले पर। 4 महीने के आक्रमण के बाद चुनार पर जीत लेता है। चुनार है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। हुमायूं चुनार की विजय कर लेता है। चुनार की जब विजय कर लेता है तो हुमायूं को यहीं पे ये सूचना मिलती है कि गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था वो राजस्थान यानी चित्तौड़ पे आक्रमण कर रहा है। चित्तौड़ पर इस समय एक अवयस्क लड़का जिसका नाम था विक्रमादित्य, और इस विक्रमादित्य के साथ उसकी माता लड़ाई लड़ रही थी, उसका नाम था कर्णावती। चुनार से ये शेरशाह सूरी से समझौता कर लेता है, चुनार दे देता है इसको, शेरशाह सूरी को। चुनार को छोड़कर चला आता है। कहाँ चला आता है? यहाँ पे क्या कहते हैं, गुजरात पे आक्रमण करने के लिए। इसी समय क्या कहते हैं, माना जाता है जो चित्तौड़ की रानी थी, रानी कर्णावती, वो हुमायूं को राखी भेजती है, और राखी भेजती है कि वो बहादुर शाह के खिलाफ उसको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सहायता करें। लेकिन हुमायूं ने एक गलती यहीं पर की, हुमायूं ने सहायता नहीं दी थी। सहायता मांगी तो गई थी, लेकिन सहायता हुमायूं ने नहीं दी। हुमायूं ने सहायता इसलिए नहीं दी क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह ने एक पत्र लिखा था हुमायूं को कि वो काफिरों के खिलाफ सहायता ना दे जब तक मैं युद्ध लड़ा। इसलिए हुमायूं जब जाता है लड़ाई लड़ने के लिए तो वो कर्णा यानी सहायता नहीं करता है, वो बीच में रुका रहता है। इसी बीच चित्तौड़ पर गुजरात का शासक विजय कर लेता है। चित्तौड़ पर विजय कर देता है। चलिए अब बंद करें।